नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र गुजर। स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपके लिए सामान्य हिंदी व्याकरण लेकर आया हूं, जो आपके लिए रीट, पटवार, एसआई, हाई कोर्ट ग्रुप डी, बीएसटीसी जो होती है, प्री बीएसटीसी यानी कि, और पीटीईटी, सीटेट, आपको सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में जहां हिंदी नाम आ जाता है उन सभी के लिए उपयोगी है दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, और मैं आपके लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको हिंदी का जरूर करवाऊंगा। यहाँ पर आप में हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर मेरे आने वाली वीडियो का, आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। मैं दोस्तों भाषा, लिपि और व्याकरण का सामान्य परिचय पर चर्चा कर चुका हूँ। उनकी उद्भव यानी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनका शाब्दिक अर्थ क्या है, उन कैसे बना है वो शब्द, भाषा शब्द कैसे बना, व्याकरण शब्द कैसे बना, उसके बारे में, उनका शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, उनके प्रकार, इनके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूँ। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, उससे आप क्या करिए, उस पर क्लिक करके पिछला वाला वीडियो आप जरूर देखिए। और आज मैं है जो व्याकरण के टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूँ। व्याकरण व्याकरण एक व्याकरण जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर एक टॉपिक निकल के आया था कि इसको, व्याकरण को हम कैसे पढ़ेंगे। व्याकरण को दोस्तों हम 3 भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं। पहला तो पढ़ते हैं दोस्तों वर्ण विचार में, यानी कि वर्णों को सार्थक समूह होगा यहाँ पर, यानी कि वर्णों का एक सही क्रम होगा। यहाँ पर पूरे के पूरे वर्ण एक ही समूह में होंगे। और जब वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकल जाएगा, यहाँ अर्थ नहीं होगा दोस्तों, यहाँ अर्थ निकल जाएगा तो उसको कहलाएंगे दोस्तों शब्द, यानी कि शब्द विचार पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक। और फिर शब्दों के एक सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, तो वाक्य पढ़ेंगे फिर, यानी कि वाक्य विचार। यानी कि इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे, किसको, व्याकरण को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। पहले हम वर्ण पढ़ेंगे क्योंकि सबसे छोटी इकाई यही है, फिर अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई ये है और सबसे बड़ी इकाई ये है। ठीक है दोस्तों, वो वाक्य में है यस। तो हम पहला टॉपिक ये लेते हैं। अपन समय को देखते हुए, समय वेस्ट नहीं करेंगे, अपन जल्दी से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, वो भी क्लास में ले सकें। अपन चर्चा करेंगे दोस्तों वर्ण विचार की। और वर्ण विचार कहते किसे हैं, सबसे पहला ये टॉपिक आता है हमारे पास। वर्ण विचार कहते किसे हैं। देखिए दोस्तों, वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार कहते हैं भाषा जो होती है ना, हम भाषा पढ़े थे, उस भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, आप जल्दी से कमेंट में बताइए सबसे छोटी इकाई कौन सी है। आपके सामने 2-3 क्वेश्चन निकाल रहा हूं मैं। एक तो आएगी हमारे पास ध्वनि के बारे में बात करेंगे हम, ध्वनि क्या होती है। एक बात करेंगे वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है। लिपि के बारे में बात कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको बात कर लूँगा, और लिपि के बाद में बात करूँगा। पहले ध्वनि, वर्ण, शब्द, शब्द के बाद में मैं बात करता हूँ वाक्य। ठीक है दोस्तों, फिर अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद अब लेता हूँ लिपि, लिपि। ठीक है दोस्तों, बोली, भाषा, ये सारे के सारे, इनमें से इन 3 की तो चर्चा कर चुका हूँ पिछले वीडियो में, इनके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे छोटी इकाई पूछी है, कोई भी आपको हिंट नहीं दिया है कि लिखित पूछिए या मौखिक पूछिए। लिखित तो होती है लिखी हुई, जैसे मैंने लिख दी है वो, और मौखिक होती है बोलने वाली। अगर आपसे लिखित नहीं पूछी है तो मैंने अभी बताया था वाक्य, यानी कि सबसे बड़ा, इससे बड़ा ये है दोस्तों वैसे, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये, यानी कि ये दोनों ही वैसे छोटी है। लेकिन बात यहाँ आती है कि दूसरी परिभाषा लिख रहा हूँ, भाषा की मौखिक सबसे छोटी इकाई। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने कहा मौखिक यानी बोलेंगे, बोल रहे हैं, बोलते क्या निकलती है, ध्वनि। तो यहाँ इसका उत्तर तो आ जाएगा दोस्तों ध्वनि,
यहाँ ना तो ध्वनि दिया है, ना मौखिक दिया है, कुछ नहीं दिया है, लिखित भी नहीं दिया है। तो दोस्तों वहां पर जब कोई भी नहीं दी, सब छोटी छोटी पूछे तो वर्ण होते हैं, क्योंकि हमने वर्ण अभी यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाए थे कि व्याकरण को 3 भागों में विभक्त करते हैं। सबसे छोटी होती है जो वर्ण विचार होती है, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से वर्ण होगी। अगर मौखिक दृष्टि से देखा जाएगा तो ये ध्वनि हो जाएगी। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब यहाँ पर दोस्तों क्या निकलाएगा, अर्थ निकलेगा कुछ, और अर्थ वर्णों का कभी अर्थ नहीं निकलेगा, वो एक शब्द बन जाएगा। जब निकलेगा तो वहां पर आ जाएगी दोस्तों शब्द। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सबसे बड़ी इकाई पूछी जा रही है, यानी कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई। तो वहां पर दोस्तों वाक्य आ जाएगा, यानी कि वाक्य हो जाते हैं अनुच्छेद, तो फिर वाक्य से एक पैसेज बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आ जाता हमारे पास भाषा हो चुकी, ध्वनि हो चुकी, वर्ण हो चुका, शब्द हो गया, वाक्य हो गया। अनुच्छेद की बात करूँ, जब हम एक पैसेज लिखते हैं, एक पैसेज यानी पैराग्राफ जिसे कहते हैं, वो पढ़ते हैं, तो आपने वो देखा होगा, वो पैराग्राफ पढ़ते वक्त अपन जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ पर अपन से टीचर जो खड़ा करता था, कहता यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ो, यानी कि एक पैराग्राफ को पढ़ो आप, फिर दूसरा पैराग्राफ दूसरा छात्र पढ़ता था, तो वो क्या होता है, एक अनुच्छेद हो जाता है। अभी अपन निबंध लिखते हैं, वो अनुच्छेद ही होते हैं। लिपि यानी कि जो ये वर्ण हैं जिनको हम बिना बोले बोल रहे हैं, जब तक वो ध्वनि है, लेकिन ध्वनियों को हम कुछ रोक दे रहे हैं। जैसे मैं ए बोला तो ए ऐसे लिखा, तो ये जो लिखी गई ना, ये लिपि है, यानी किसी न किसी लिपि में मैंने ए बोला, तो ए भी की कोई ना कोई लिपि है, यानी कि सभी भाषाओं की कोई ना कोई लिपि जरूर होती है। बोली एक क्षेत्र होता है, सीमित क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र होता है, सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र में बोली बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, और एक होता है व्यापक क्षेत्र, एक होता है व्यापक क्षेत्र, और व्यापक क्षेत्र जो होता है उसमें भाषा बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बोली बोली जाती है। समझ आ गया, और भाषा समझ में आ गया, बोली आ गया, लिपि आ गया, यानी कि इनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं वैसे पिछले वीडियो में, भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं अब ये जो आ गए हमारे पास कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है दोस्तों, मौखिक की इकाई है जो ध्वनि है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई जो है वाक्य है। अब दोस्तों मैं इसका एक नाम और लिख रहा हूँ, वर्णमाला। ये वर्णमाला क्या है, कभी आपने देखा होगा एक जो मूंगा आता है डायमंड, उनको अपन क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते ना एक के बाद एक, और जोड़ करके एक क्या बना ली जाती है, धागे में पो करके एक धागा होता है, उस धागे के अंदर पो देते हैं, और एक क्या बन जाती है, माला। क्या बन जाती है, माला बन जाती है। तो इन वर्णों को भी हम इसी तरह पोएंगे, एक व्यवस्थित क्रम में, ये भी व्यवस्थित क्रम में एक के बाद एक आ रही है, व्यवस्थित हो रहे हैं। इसी प्रकार से वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में, वर्णों को व्यवस्थित क्रम में रखना वर्णमाला कहलाती है। यानी कि वर्णों को हम एक व्यवस्थित क्रम में, सही क्रम में जमा देंगे। तो ये व्यवस्थित क्रम में जमा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, एक वर्णमाला हो जाएगी। वर्ण तो हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, वर्ण समूह तो वर्ण विचार तो, लेकिन व्यवस्थित क्रम में हो जाएगा। यानी कि व्यवस्थित क्रम को मतलब कह सकते हैं सही क्रम, सही क्रम, सही क्रम हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही क्रम में उसको जमा देना, व्यवस्थित क्रम। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये हमारे पास कुछ परिभाषाएं थी जो मैंने छोटी छोटी आपको बताइए। वैसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि इतना छोटा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं वर्ण कौन कौन से होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोटल वर्णों की संख्या कितनी है, या पूछ लिया जाए कि मानक वर्णों की संख्या कितनी है, या पूछ लिया साधारण वर्णों की संख्या कितनी है, 3 प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने निकल के आएंगे दोस्तों। एक तो आएगा 44, एक आएगा 52,
एक आएगा 56। तो यहाँ कितने होंगे, ये कब होंगे, ये कब होंगे, वही चर्चा में करने वाला हूँ। ये है क्या, वर्णमाला। वर्णमाला को दोस्तों अपन 3 भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं। पहला वर्ण स्वर आएगा, पहला कौन सा आएगा, स्वर। दूसरा दोस्तों व्यंजन आएगा। देखो मैं एक सारणी में पूरा समझा दूंगा आपको, एक ही सारणी में। सिर्फ इनको विभाजित कैसे करेंगे वो देखेंगे। यहाँ आ जाएगा दोस्तों अयोग वाह है, फिर आ जाएगा संयुक्त अक्षर, फिर आ जाएगा दोस्तों ताड़न जात, ठीक है दोस्तों। फिर आ जाएगा विदेशी स्वर, विदेशी व्यंजन। अब देखना इनमें कौन कौन सी, ये मैंने विभाजित कर दिया। इन विभाजित करने के बाद में इनके अंदर कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं, क्या इन्हीं में पूरे 56 होंगे, या इन्हीं के अंदर 52 रहेंगे, या इन्हीं के अंदर है अगर 44। अगर इन्हीं के अंदर 44 आएंगे तो और कुछ न कुछ बढ़ेगा, तब जाके 52 होंगे, ठीक है दोस्तों। या फिर कहाँ तक 44 होंगे, कहाँ तक 52 होंगे, वो देखना हमें। देखिए इस स्वर को हम 3 भागों में विभक्त करके पढ़ते हैं। वैसे 2 होते हैं मेन, तीसरा संस्कृत में चलता है, मूल भाषा में चलता है। पहला पहला होता है दोस्तों ह्रस्व, या फिर दूसरा होता है दीर्घ, तीसरा होता है पलुत। ये पलुत वाला है जो संस्कृत में चलता है दोस्तों, हिंदी मूल भाषा में चलता है, हिंदी में नहीं चलता। फिर भी हम इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसको अभी काउंट करेंगे तो भी काउंट नहीं होगा। देखिए दोस्तों इसका मतलब है एक मात्रिक, इसका मतलब है द्विमात्रिक, इसका मतलब त्रिमात्रिक, या इसे कह सकते हैं दोस्तों लघु, इसको कह सकते हैं दीर्घ, दीर्घ जो मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। और ये आता नहीं, ये लघु दीर्घ कब आता है, लघु दीर्घ अपन छंदों में पढ़ते तो आता है। ये होता है छोटा, ये होता है बड़ा, ठीक है। इस प्रकार से इनके नाम हैं, तो हमें वो नहीं देखना छोटा बड़ा। वैसे आपको सिर्फ विलोम शब्द पूछ लिया जाए कि ह्रस्व का तो दीर्घ होगा, एक मात्रा का द्विमात्रा होगा, लघु का भी दीर्घ होगा, और छोटा का बड़ा होगा। इस प्रकार से इनका नाम पता रखना है। इनमें स्वर कौन कौन से या व्यंजन जो स्वर है वो कौन कौन से आएंगे वो देखना है, कौन कौन से वर्ण आएंगे, ठीक है। कौन कौन से वर्ण आएंगे वो देखना है। देखिए पहला वर्ण देखिए, कौन किसकी पर चर्चा कर रहे हैं अपन, इसकी, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ से चर्चा कर लेते हैं अपन। पहले में देखिए इसका मतलब एक मात्रिक, मात्रिक होती क्या है सबसे पहले वो पता होना चाहिए। ह्रस्व क्या होता है, ह्रस्व मतलब छोटा, जो यहाँ आ गया इसका। दीर्घ मतलब बड़ा। एक मात्रिक मतलब, मात्रिक का मतलब ये नहीं कि एक मात्रा लगी हुई होगी, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आ आया है तो आ की दाब एक मात्रा में तो है, 2 मात्रा में आ हो गया तो क्या 3 मात्रा में इस तरह से लगाना है क्या, फिर तो त्रिमात्रिक भी हमारे पास, फिर क्या इस तरह लगाएंगे। तो मात्रा का मतलब ये नहीं कि उनके चिन्हों से नहीं है उसका मतलब, उसका मतलब है दोस्तों समय से है। पल यानी कि एक मात्रिक में, एक मात्रिक में एक पल, एक पल कह सकते हैं या क्षण कह सकते हैं। तो यहाँ पर 2 क्षण होंगे, यानी कि इसकी तुलना में डबल होगा, 2 मात्रा हो गया ना, डबल होगा। और यहाँ त्रिमात्रा वाला इन दोनों की तुलना में और भी ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि समय से लिया गया है यहाँ पर। और बात करते हैं कौन कौन से वर्ण आएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ और यहाँ और यहाँ, यहाँ पर हमारे पास एक मात्रिक यानी छोटा होगा, छोटा है, तो बड़ा 2 मात्रा, ये 2 मात्रिक ज्यादा समय लगता है। ई होता है, ये ई हो गया, इन्हें बोलेंगे अपन ह्रस्व ई दीर्घ ई, ठीक है। तो ह्रस्व और क्या आएगा, री आएगा। तो यहाँ भी आएगा क्या री, यहाँ नहीं आता, ये यही आता है, ठीक है दोस्तों। उ आएगा क्या, उ आएगा, यहाँ पर आएगा क्या, उ आएगा। फिर ये तो गए 4, इसके बाद आएगा ए, ए ओ और ओ। यानी कि मेरे पास इनकी जो क्रम संख्या है वो क्या आ चुकी है दोस्तों, यहाँ तो आ चुका ए ई उ री, वो सॉरी ए ई उ, इनका क्रम मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया,
वैसे इनके अंदर आएंगे तो वही ऊर री ये आएंगे। क्रम यही है, क्रम आगे पीछे लिख दिया था। वैसे इसके अंदर चारों ही स्वर आएंगे। इसके अंदर आएगा आ, इसके अंदर आएगा दीर्घ ई, फिर दीर्घ री नहीं आएगा, ए आएगा, फिर ए आएगा, ओ आएगा और ओ आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्या आएंगे, पूरे के पूरे जो दीर्घ है ना वो इसमें आ जाएंगे। जैसे कि उसमें आ ई, लेकिन उन पे क्या लगा दिया है, तीन लगा दिया है, मतलब उससे पता लगेगा त्रिमात्रिका यानी कि इनकी तुलना में ज्यादा समय लगता है। जैसे कि ओम, ओम नाम सुना होगा आपने, जब ओम का उच्चारण करते हैं तो मैं को लंबा ले लिया जाता, ओम, ओ को लंबा लिया ना ओम। तो यानी कि त्रिमात्रिक बहुत ज्यादा समय हो गया, ये ओ आ गया। इसी प्रकार से इनकी तुलना में बहुत ज्यादा समय लगता है, यानी त्रिमात्रिक होते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास स्वरों का वर्गीकरण था। स्वरों के वर्गीकरण में आपसे सिर्फ एक तो ये पूछ सकता है कि ह्रस्व का विलोम पूछ सकता है। ठीक है, एक मात्रिका पूछ सकता है, लघु का बड़ा होता है वो दीर्घ होता है, छोटा का बड़ा होता है। पूछ सकता है कि ह्रस्व में निम्न में से कौन सा स्वर सम्मिलित नहीं है, लघु में कौन सा स्वर सम्मिलित नहीं है, एक मात्रा में कौन सा स्वर सम्मिलित नहीं है, या इनमें पूछ सकता है। तो वही ध्यान रखना है कि उनका है, उनका डबल इसमें है। ये चारों सेम है जो तो एक में आएंगे, सिर्फ इनका ध्यान रखना है एक मात्रिक द्विमात्रिक वाला। अब बात करते हैं व्यंजनों पर। व्यंजनों को तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, पहला प्रकार जो होगा हमारा वो क्या होगा वो देखते हैं। पहले को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श। दूसरा संघर्षी कहते हैं, या फिर इसको संघर्षी के अलावा इसको कादेय कहते हैं, वर्गीय कहते हैं, वर्गीय कहते हैं। यानी कि इनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वर्गीय क्यों कहते हैं, स्पर्श, स्पर्श तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें बोलते वक्त कहीं ना कहीं हमारे जो मुंह होता है उसको स्पर्श करते हैं। इनको बोलने में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कैसे, मैं तक आदि तक आता है, इसलिए कादे कहते हैं। वर्ग बने होते हैं। वर्ग में बहुत ही इजी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको वर्ग बनाना बता रहा हूँ। क च ट त प, या तो ये याद रख लो, कचट तप याद रख लो। कचट तप याद नहीं रख सकते आप, कचट तप याद रख लो। कचट तप याद नहीं रखते तो आप इसको कु चू टू तू पू याद रख लो। अब कचट तप याद रखते हो तो की मात्रा मन लगाना, और कु चू टू याद रखते हो तो फिर ये याद कर लेना। इसके अलावा है जो इसमें क वर्ग हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा, त वर्ग हो जाएगा और प वर्ग हो जाएगा। अब मैं एक वर्ग में वर्ण लिख रहा हूँ, तुरंत मेरे नीचे वाले वर्णों का कमेंट में जाइए। जैसे में क हलंत रहेगा दोस्तों, ख ग घ और न। अब तुरंत इसका तुरंत लिखिए आप देखें। मैं इसका लिखूँ उससे पहले नीचे वाला च छ ज झ ङ, ट ठ ड ढ और न। त थ द ध और न। दोस्तों ये आगे पीछे हो गए। यहाँ पर ड यहाँ पर आएगा और द यहाँ आएगा। प फ ब भ और म, यानी कादे का मतलब है कैसे आदि तक। ठीक है, जहाँ इनका स्पर्शों को जिन जिन वर्णों को स्पर्श में लिया जाता है वहाँ तक। यानी कि इनको याद करने का यही तरीका है। ये हो गए 25। कितने हो गए दोस्तों, ये 25 हो चुके। 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि 25 हो गए। एक में 5 है, 5 चाम 5 है, 5 ऐसे 5 25 हो गए, सीधी सी बात है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है अंतः स्थ। अंतः स्थ
इसके अंदर दोस्तों 4 वर्ण आते हैं, ये, र, ल, व। ये अपन संधि में पढ़ेंगे तब दूसरा क्रम पढ़ेंगे इसका। और यहाँ जब शब्दानुशासन व्याकरण के अनुसार पढ़ रहे हैं तभी पढ़ेंगे। ऊष्मीय, ऊष्मीय, ऊष्मीय वर्ण, ऊष्मीय के अंदर स, स, स और है आएगा। यानी कि ये हो गए 25, ये हो गए 4 और ये भी हो गए 4। दोस्तों ये 11 है, कैसे 4 और किस 4 ये हैं और 7 ये हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया ये संस्कृत में काम में लिया जाता है, इसको काउंट भी नहीं करते हैं, इनका सिर्फ उच्चारण करने में काम लिया जाता है। तो यानी कि 4 और 7 11 और 33 ये हो चुके दोस्तों। कैसे हो चुके? 25 4 29 4 33। मतलब अब तक का इन दोनों का कहती हूँ मैं कि स्वर प्लस व्यंजन यानी कि 44 ये हो गए हमारे पास। साधारण कह सकते हैं या मूल कह सकते हैं। ये तो है मूल या साधारण। जो मैं यहाँ लिखा था ना दोस्तों ये 44, ये वाला निकल के आ चुका हमारे पास। जो क्या था? मूल या फिर साधारण। जो नाम था ये निकल के आ चुका, मूल साधारण निकल गया। यानी यहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल वर्णों की संख्या बताइए तो आपकी सिर्फ 44 ही आएगी। जो यहाँ तो गया कौन कौन है? स्वर है, व्यंजन है। ठीक है, आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कौन कौन से लिख के नहीं बताएगा, सिर्फ आपसे कह दिया जाता है स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो कैसे मातक पूरे स्पर्श है। संघर्षी कौन सा है? तो संघर्षी में कौन कौन से आएंगे? कैसे मैथक। कादे कौन कौन से? कैसे मैथक। वर्गीय कौन कौन से? 1 वर्ग, 2 वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, 5 वर्ग। 5 वर्ग है, इसलिए इसे वर्गीय कहते हैं, इसलिए इसे वर्गीय कहते हैं। ठीक है। और ये र ल व, इसका मैं दूसरा क्रम बता रहा दोस्तों। इसको य व र ल पढ़ेंगे अपन संधि के अंदर, क्योंकि ई के स्थान पे ये होगा, ऊ के स्थान पे और री के स्थान पे और री के स्थान पे ये आदेश होंगे यण संधि के अंदर। इसलिए इसका संधि में जो क्रम पढ़ेंगे यवरल पढ़ेंगे, और अभी जो पढ़ेंगे वो ये र ल पढ़ेंगे, वहाँ ये व रल पढ़ेंगे। मतलब वह यहाँ जगह ये आगे निकल जाएगा। ठीक है। इसको याद करने का तरीका है, 2 दोस्त होते हैं, उन दोस्तों में लव होता है। इसके सिर्फ आ को हटा देना, आ को हटाते ये र ल क्रम हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, जो आपको याद करने में आसानी रहेगी। आपको वर्ण वाला के अंदर ये क्रम है, इसका क्रम पूछा जाता है। इसका क्रम अंतस्थ ऊष्मीय में कौन कौन से वर्ण शामिल है या नहीं है, इनमें से एक ने दे हटा देगा, एक इसका डाल देगा, कह देगा कौन सा नहीं है। इसमें भी ऐसे पूछ सकता है, क्रम पूछ सकता है, ये कह सकता है अंतस्थ में कौन सा वर्ण शामिल नहीं है, यानी भिन्न कौन सा है। तो इनमें से ये एक हटाकर इनमें से डाल सकता है, क्योंकि दोनों लगभग 4 है, सेम से होते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें। तो यहाँ तक हमारे पास 44 हो चुके हैं। 44 जो है मूल वर्ण होते हैं, साधारण वर्ण होते हैं। अब बात करते हैं अयोग, वहाँ में क्या आता है। दोस्तों आपने एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा, जहन में आया होगा कि इनमें हम पढ़ते हैं तब ए आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ अन है, वो तो है नहीं, अन है। अंगूर और अह वाला जो हम पढ़ते हैं, यानी कि ए अन और दूसरा ए, ये दोनों आए नहीं दोस्तों। ये इसलिए नहीं आए क्योंकि ये विसर्ग है, सॉरी अनुस्वार है, और ये विसर्ग है। ये पहले पढ़े जाते थे, अपन पढ़ते थे तब अंग है, लेकिन अब कंपटीशन एग्जाम पढ़ते हैं, व्याकरण को पढ़ते हैं तो अनुस्वार विसर्ग का रूप है, और ये अयोगवा में शामिल है। ठीक है। इसके बाद संयुक्त अक्षर की बात करें तो संयुक्त अक्षर में दोस्तों, अब आपने ये क्वेश्चन यहाँ भी आया होगा आपके अंदर कि कैसे मैथक हो गया, ये वरल हो गया, स हो गया, क्षेत्र गे कहाँ गया, क्षेत्र गे कहाँ गया। तो क्षेत्र गे और एक श्री वाला से, ये चारों ही अक्षर जो है संयुक्त है, और संयुक्त होने के कारण इनको संयुक्त अक्षर में लिया जाता है। तो दोस्तों 2 ये हो गए, अयोगवा की संख्या कितने हो गए? 2, और इन संयुक्त अक्षर के कितने हो गए? 4,
2 और 4 6, यानी कि अगर मैं 44 के अंदर 2 जोड़ूँ तो 46, 2 जोड़ते कितने हो गए 50। अब ताड़न जात की बात हो, ताड़न जात में एक तो ड पढ़ा था अपन ने, पढ़ा था ना, और एक ढ पढ़ा था। ये दोनों भी इसके अंदर यहाँ से पढ़ा था ना, यहाँ से पढ़ा था। ये जो वर्ण ना, ये वर्ण, ये दोनों के दोनों ही वर्ण ताड़न जात में आ जाते हैं जब इनके नीचे बिंदी लग जाती है हलन तट करके, ताड़न जात में आ जाते हैं। तो 2 ये है, कितने हो गए 52। ये हो गए दोस्तों कुल वर्ण, कुल वर्ण, कुल वर्ण हो गए। अब कुल वर्ण आ चुके हैं हमारे पास, तो अभी विदेशी है कुल वर्णों की संख्या। अब यहाँ पर जो है ना, ये तो हमारी हिंदी के अंदर है, हमारी हिंदी के अंदर कुल वर्णों की संख्या पूछी जाएगी आपको 52 है। साधारण या मूल की पूछी जाएगी 44 है सॉरी। अब पूछी जाएगी कि मानक कितने हैं, मानक वर्ण। तो मानक वर्णों में इनमें कुछ और आएगा, मतलब 4 वर्ण और आएंगे। और जो आएंगे, एक तो आएगा देखिए दोस्तों ओ, आपने देखा अर्धचंद्र बिंदु देखा हुआ है, ये अर्धचंद्र बिंदु होता है, ये विदेशी क्या है स्वर है दोस्तों। डॉक्टर, कॉलेज अपन लिखते हैं ना, डॉक्टर आ जाता है, कॉलेज आ जाता है, ये सब के सब किसमें आते हैं दोस्तों, ये आते हैं हमारे विदेशी स्वर से स्टार्ट होने वाले। ये हमारे पास आते हैं दोस्तों 3, क्या विदेशी व्यंजन। देखो इसमें क आएगा, ख आएगा, ग आएगा, ज आएगा और फ आएगा। दोस्तों ये तो हमारे इधर भी आ चुके। फिर यहाँ कैसे आएंगे दोस्तों, ये 5 लिख दिया, फिर मैंने आपने बोल रहे हो 3 है। देखो वैसे होगा NCERT, इसके अकॉर्डिंग 3 होंगे, वैसे 4 है। और इसको काट दिए और इनके नीचे बिंदी लगी हुई रहती है दोस्तों, इसीलिए ये विदेशी है, इन्हें अरबी फारसी कहते हैं। अब देखिए ख, ये विदेशी है, ये विदेशी है और ये विदेशी है, ये दोनों भी विदेशी है, लेकिन इनको एनसीईआरटी मान्यता नहीं देती, ठीक है। अब यहाँ पर इनको अरबी फारसी कहते हैं, अरबी फारसी शब्द है, अरबी फारसी व्यंजन है, वर्ण है ये दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये हमारे पास पूरे के पूरे दोस्तों हो गए क्या 52, 52 और 1 54, 54 और सॉरी 52 1 53, 53 और 3 53 और 3 56 हो चुके हमारे पास। यानी कि 56 जो हमारे पास जो डाटा लेना चाहिए था हमें 56 वो आ चुके। आपके यहाँ तक अगर समझ में आया हो तो आप थम करिए दोस्तों। मैंने आपको बहुत ही इजी में ये पूरे वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम समूह में, एक समूह के अंदर वर्णमाला जो शब्द बताया था उसमें इसको एक समाहित किया है। पूरे वर्ण आ चुके हैं। अब कल हम अगली क्लास में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अभी वर्णों का वर्गीकरण पढ़ा है, ये था वर्णों का वर्गीकरण। ये क्या था, वर्णों का वर्गीकरण था। अब पढ़ेंगे अपन स्वरों का वर्गीकरण, फिर एक दिन पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। तो किस किस आधार पे होता है वो हम मिलते हैं आपको कल इसी समय, ठीक है दोस्तों। आपने अगर यूट्यूब चैनल, हमारा जो यूट्यूब चैनल है देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेस, उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली क्लास को भी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी सामान्य हिंदी व्याकरण की, उसमें आपको पिछला वीडियो और आने वाले वीडियो उसी लिस्ट में मिलते जाएंगे, एक के बाद एक जुड़ते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।